चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करने वाले हैं हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। अभी तक तो जितना पढ़े वो पढ़े, अब इसके बाद पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये सब के सब इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो क्लास 11th के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्या है, तो पहले इसके बारे में देख लीजिए। द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड, यानी एलिमेंट का ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे कंपाउंड बनता है और उसके बेसिस पे लॉ दिया गया। ठीक, वो जो लॉ दिए गए वो कितने दिए गए? 5 लॉ दिए गए। उस पांचों लॉ की बात करूं मैं तो 5 लॉज कौन थे? पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड था लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, थर्ड था आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एंड नेक्स्ट था गैलुसाक लॉ, एंड नेक्स्ट था आपका एवोगैड्रोस लॉ। यानी 5 लॉ थे किनके बेसिस पे? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बेसिस पे, यानी एलिमेंट का कंबाइन होकर के कंपाउंड बनाने के बेसिस पे। वही यहाँ पे लिखा हूं मैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड इज गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग 5 बेसिक लॉ। कौन कौन? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैलुसाक लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। अब इन सबको एक एक करके मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इसको लिखिए, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं आपको बताने वाला हूं मैं सबसे फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है आपका? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट है कि इसको दिया किसने? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया? तो वो है आपका वैज्ञानिक जिनका नाम लेवाइजियर है। 1789 में लेवाइजियर ने दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब जो मैटर होता है ना ही क्रिएट कर सकते हैं उसे और ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे मास एक मैटर है, मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी मास इज कंजर्व्ड, यानी मास फिक्स रहेगी, वो कहीं भी चेंज नहीं होगी, कहीं भी किसी प्लेस पे भी। राइट, अब इनका अगर ये इन्होंने बोला तो इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं। तो एग्जाम्पल मान लीजिए CaCO3 आपने लिया, इसको हीट किया तो CaO बना और प्लस CO2 बना। ये जो देख रहे हैं ना, ये इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्शन के पहले जो कुछ भी होता है रिएक्टेंट होता है। और ये जो दोनों बन रहा है ना, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, क्योंकि रिएक्शन के बाद जो बनता है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। रिएक्टेंट वाली ये देख रहा है ना, इसी को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। राइट, और इसी को हम और नाम से भी जानते हैं, इसी को हम लोग चाक भी बोलते हैं, चाक का भी फार्मूला है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं एग सेल, ये इसका भी फार्मूला है। ठीक है, अब देखिए ये जो कैल्शियम कार्बोनेट आप देख रहे हैं, अगर इसका मैं मास निकालूं, मास कैसे मास निकालूंगा? तो आप जानते होंगे कैल्शियम 20, कैल्शियम 40 होता है, इसका मास 40 होता है कैल्शियम का। कार्बन 6, कार्बन 12, इसका मास 12 होता है। और ओ ऑक्सीजन का होता है 16, और ऑक्सीजन है कितना? 3, तो 3 ऑक्सीजन है, 16। अब इन सबको जोड़ दो, ये ऊपर वाला देख रहा है ना, इसी को जोड़ना है बस, इन सब के मास को। तो जोड़ेंगे तो आएगा 40, 50 और 16 या 48, 12, 50, यानी 100 ग्राम। ये आ गया मास। किसका मास आ गया? कैल्शियम कार्बोनेट का, रिएक्टेंट साइड। जब ये रिएक्शन हुआ तब इसका मास क्या था, देख लेते हैं। ये देखिए, ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड आप देख रहे हैं, इसी का दूसरा नाम होता है जिसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम जो बहुत फेमस नाम है इसका। ठीक है, नेम। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम का हो गया 40, ऑक्सीजन का हो गया 16, कितना हो गया? 56 ग्राम। उसी तरह कार्बन इसमें हो गया 12, ऑक्सीजन हो गया 32, यानी 44 ग्राम। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 ग्राम। यानी एक चीज तो मालूम चल गया कि जो रिएक्टेंट के पहले मास था वही मास प्रोडक्ट के बाद भी है, 100 ग्राम। यानी मास तो चेंज हुआ नहीं, इसका मतलब मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसलिए हम इसको बोलते हैं एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसे आप लिख सकते हैं, लिखिए माय डियर फ्रेंड। अब बात करते हैं सेकंड लॉ क्या है आपका? ये है आपका लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल वे में समझ जाएंगे आप। देखिए किसने दिया इसको? फ्रेंच केमिस्ट, एक फ्रेंच के केमिस्ट से रसायन थे जिनका नाम जोसेफ प्राउस्ट था, उन्होंने दिया। और कई बार ये कंपटीशनों में पूछ लिया जाता है कि बताइए कि लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन किसने दिया? तो जोसेफ प्राउस्ट, याद रखिएगा। अब देखिए इनके अकॉर्डिंग क्या है कि केमिकल कंपाउंड विल ऑलवेज हैव द सेम प्रोपोर्शन ऑफ ईच एलिमेंट बाय वेट इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स। सिंपल है, इन्होंने ये बताया कि अगर हम किसी भी कंपाउंड को जो एलिमेंट से बना है उसको इररिस्पेक्टिव सोर्स कहीं से भी लेके आए, उसी कंपाउंड को
किसी एक कंपाउंड को सिलेक्ट करें और उस कंपाउंड को किसी इरिस्पेक्टिव सोर्स कहीं से भी लेके आए, किसी सोर्स से लेके आए और उसका हम वेट का रेशियो निकालें तो सेम आएगा, सेम रेशियो होगा। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए मैं वाटर ले रहा हूँ, वाटर एक कंपाउंड है। अब वाटर को मैंने क्या किया, गया और झील से निकाल कर आया, झील, वाटर को ओशियन से लाया, वाटर को लेक से लाया और उसी वाटर को अपने घर से लाया, नल से लाया, ठीक है। अब ये 3 जगहों से लाया, तीनों सोर्स हैं वाटर का। अब ये तीनों सोर्स से लाने के बाद उस वाटर के वेट का रेशियो निकाला, तो बताइए सबसे पहले फार्मूला चेंज हुआ क्या? नहीं, फार्मूला तो H2O होगा ना, चाहे वाटर में कहीं से लेके आऊं फार्मूला तो सेम होगा। अब उसका मैं क्या निकाला, रेशियो निकाला वेट का, तो उसका रेशियो का आया, क्या आया, सेम आया। और इसी लॉ को क्या बोला गया, डेफिनिट प्रोपोर्शन, राइट। यानी डेफिनिट प्रोपोर्शन नाम ही है इसका, डेफिनिट रहेगा, फिक्स रहेगा। प्रोपोर्शन किसका, तो किसी भी कंपाउंड का जो एलिमेंट से बना है उस कंपाउंड को मैं चाहे किसी भी इररिस्पेक्टिव सोर्स से लेके आऊं, बस याद रखिएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स, किसी भी अलग अलग सोर्स से किसी एक कंपाउंड को लाऊं और उसके वेट का रेशियो निकालूं तो क्या होगा, फिक्स। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखाऊं, ये वाटर में लिया हूं और इसको ला रहा हूँ लेक से, इसी को ओशियन से ला रहा हूँ, इसी को लेबोरेटरी से ला रहा हूँ। और जब इसका मैं मॉलिक्यूल रेशियो निकालता हूँ 2:1 आया, देखिए 2 मॉलिक्यूल वाटर का, 1 ऑक्सीजन का। जब एटॉमिक वेट निकाला रेशियो तो 1:8 आ गया, देखिए। और जब इसका वेट की बात किया, H2 कितना परसेंट होता है इसमें, और ऑक्सीजन तो H2 11.1% होता है और ऑक्सीजन होता है 88.89%। आपको पढ़ाऊंगा परसेंटेज कंपोजिशन, जब पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कहाँ से आई है ये, ठीक है। तो आई होप कि आप इतना समझ चुके होंगे, ठीक, कि ये कैसे हम पता करते हैं, ठीक है। तो इसको लिखिए फिर नेक्स्ट। डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं मल्टीपल लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में। अभी तक तो मैं जो पढ़ाया समझ गए होंगे। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बहुत आसान प्रोपोर्शन है और ये कंपटीशन में पूछ लेता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले पूछ लेता है कि दिया किसने था, तो आप याद रखिएगा डाल्टन ने दिया था 1803, राइट। अब देखिए अकॉर्डिंग टू दिस, इनके अकॉर्डिंग क्या है कि इफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass of the other elements are in the ratio of small whole number. Simple. इन्होंने कहा कि अगर हम एलिमेंट लेते हैं, देखिए एक एलिमेंट मैंने लिया कार्बन, और लेने के बाद कार्बन का रिएक्ट करवाया मैं ऑक्सीजन से, मतलब मैंने 2 एलिमेंट लिया, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, और ये दोनों रिएक्ट किए एक दूसरे से, और रिएक्ट करने के बाद ये दोनों 2 कंपाउंड बनाए, एक तो बनाए CO और फिर ये दोनों रिएक्ट करके दूसरा कंपाउंड बनाए CO2। यानी हम क्या करेंगे, 2 एलिमेंट लेंगे और दोनों एलिमेंट एक साथ रिएक्ट किए और रिएक्ट करने के बाद 2 या 2 से अधिक कंपाउंड बनाए या 2 कंपाउंड बनाए, तो ये दोनों रिएक्ट करके 2 कंपाउंड बनाए। अब ये दोनों जो कंपाउंड बनाए हैं, इन दोनों कंपाउंड में कार्बन का भी रेशियो होगा मास का, और फिर आपका ऑक्सीजन का भी मास का रेशियो होगा। तो इन दोनों को इन्होंने निकाला, तो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो CO में 12:16 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन होता ही है आपका 16, मास कितना होता है 16, और कार्बन का 12, तो 12:16, वेरी गुड। फिर CO2 में मैंने रेशियो निकाला, तो 12:32। अब आप ये देखेंगे कि इसमें जो पहला एलिमेंट है इसका मास रेशियो सेम है, देखिए पहले एलिमेंट का 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, तो उसमें से एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका मास का रेशियो क्या होगा, फिक्स्ड होगा, सेम होगा। देखिए आप लिखा 1 एलिमेंट दैट कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास, लिखा है ना 1 एलिमेंट दैट कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास, देखिए इसका मास फिक्स्ड है। और एक एलिमेंट ऐसा होगा उसके साथ जिसका मास का रेशियो सिंपल होगा, सिंपल रेशियो में, होल नंबर में। जिस मान लीजिए इसका 16 है, इसका 32 है, अब इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, या ऑक्सीजन रेशियो ऑक्सीजन निकाल रहा हूं मैं, तो बताइए 16 1 16, 16 to 32, यानी 1:2। तो यही इन्होंने लिखा है यहाँ पे, आर इन द रेशियो, लिखा है द अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, मतलब एक का मास का रेशियो सेम होने के बाद जो भी एलिमेंट अब बचा उसका मास का जो रेशियो होगा वो सिंपल स्मॉल होल नंबर में आएगा, जैसे 1:2 में आया। यानी सीधा फंडा एक सिंपल समझिएगा कि अगर 2 एलिमेंट लेंगे उससे बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ 2 ही बनाया हूँ, CO CO2 2 ही बनते हैं। इन दोनों को लेने के बाद इन दोनों में जो पहला एलिमेंट था उसका मास का रेशियो में देखा तो सेम था, क्योंकि 12 यहाँ भी था, 12 यहाँ भी था। लेकिन उसके बाद जो अदर एलिमेंट्स आए जैसे ऑक्सीजन, इसमें जब मास का रेशियो निकाला तो किस में आया, होल नंबर में आया।
ठीक। और यही लॉ किसने दिया? डाल्टन ने दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ था, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, चलिए माय डियर फ्रेंड अब बात करते हैं फोर लॉस। ये फोर्थ वाला क्या है? गेलुसेक लॉ है। ठीक है, अब गेलुसेक लॉ क्या है? ये गेलुसेक लॉ होता क्या है समझिए। अब सबसे पहले दिमाग में आ रहा था इसको किसने दिया? तो गेलुसॉक ने दिया। गेलुसेक, गेलुसेक इनका नाम है, गेलुसेक ने दिया। गेलुसेक लॉ किसने दिया? गेलुसेक। अकॉर्डिंग टू दिस, इनके अकॉर्डिंग क्या है भाई? देखिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर गैसेस कंबाइन, जो गैसेस होती हैं कंबाइन होती हैं इन सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, अपने वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में। क्या गजब यार, वेरी सिंपल। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने ये बोला कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो जो गैसेस कंबाइन होती है एक साथ, तो उनकी जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वो क्या होता है? तो वो होता है आपका सिंपल रेशियो। कैसा होता है? सिंपल। कैसे? देखिए, अगर मैं H2 और Cl2 इन दोनों का रिएक्ट करवाऊं, इन दोनों का रिएक्शन करवाऊं, तो H2Cl2 मिलकर बनाएगा 2HCl। और ये जो H2Cl2 ये दोनों गैस हैं, इन दोनों को अगर मैं देखूं तो इनकी वॉल्यूम 1:1 है। वॉल्यूम कितना है? 1:1। यही इसकी वॉल्यूम होती है। तो बताइए 1 वॉल्यूम का रेशियो 1:1, ये एक सिंपल रेशियो है कि नहीं? है ना। कब? जब इनका प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट होगी तब। अगर ऐसा नहीं होगा तो नहीं। इन्होंने यही बोला कि ये कांस्टेंट होनी चाहिए टेम्परेचर और प्रेशर, ये मत भूलना। फिर मान लीजिए N2 + 3H2 gives 2NH3 अमोनिया बना, लेकिन इनका सिंपल रेशियो वॉल्यूम का कब बनेगा? जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। अब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे बताइए, N2 1 वॉल्यूम, देखिए ना 1, और H2 3 वॉल्यूम, तो 1:3 सिंपल रेशियो। यही इन्होंने बोला, ये इनके एग्जांपल्स हैं। कितना आसान है। देखिए फिर नेक्स्ट, ये लास्ट लॉ है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का लास्ट पार्ट है, जिसको बोलते हैं अपन, ये लास्ट वाला क्या है? एवोगैड्रोस लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल, बहुत आसान भी है। इसको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। अच्छा, ये किसने दिया? एवोगैड्रो ने दिया, इसलिए इसको बोला गया एवोगैड्रोस लॉ, नहीं तो इसको एवोगैड्रोस लॉ नहीं बोला गया होता। समझ रहे हैं? अब देखिए एवोगैड्रोस लॉ क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब सेम टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर भी सेम रखना है, प्रेशर भी सेम रखना है, दोनों कांस्टेंट रखना है। टू गैसेस विल ऑक्यूपाई, देखिए गैस के बारे में बात कर रहा हूं मैं, लिक्विड नहीं बोला इन्होंने, इन्होंने सॉलिड नहीं बोला, ये ध्यान रखिएगा, कुछ भी दिमाग में नहीं लेके चलिएगा। गैस की बात की इन्होंने, तो इन्होंने कहा टू गैसेस विल ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम इफ दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। क्या गजब का बोला। अब इसको मैं समझा रहा हूं सिंपल में, समझिए। दो कंटेनर है और इन दोनों कंटेनर में, ये देखिए दो कंटेनर है, दोनों का टेम्परेचर में रखा मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस, इसका भी 25 डिग्री सेल्सियस सेम रखा, राइट ना। अब रखने के बाद उसके बाद से इसका प्रेशर रखा मान लीजिए 1 बार, और इसका भी प्रेशर रखा 1 बार, इनका प्रेशर भी सेम रखा, इनका टेम्परेचर भी सेम रखा, इनका प्रेशर भी सेम रखा, कांस्टेंट कर दिया टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर मैं दोनों को कांस्टेंट कर दूं तो होगा क्या? इन दोनों कांस्टेंट करने के बाद फिर बोला इसमें विल ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम, इसके अंदर क्या होगा कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, ध्यान सुनिएगा, अगर ये दोनों कांस्टेंट कर दूं तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर वो सेम हो जाए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो जाए, यानी नंबर ऑफ मोल सेम हो जाए, तो जो वॉल्यूम इसका होगा ना वही वॉल्यूम इसका होगा। ये किन्होंने बताया? ये एवोगैड्रो जी ने बताया। यानी एवोगैड्रो जी ने कहा कि अगर दो गैसेस दो कंटेनर में अगर हैं और दोनों का टेम्परेचर प्रेशर अगर फिक्स कर दिया जाए और उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल सेम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो, तो उसके अंदर की जो वॉल्यूम होगी ना, उनकी जो वॉल्यूम, इस गैस की वॉल्यूम इस गैस की वॉल्यूम के इक्वल होगा। यही बोला कौन? एवोगैड्रो ने। अब ये इन्होंने बोला तो ये किस बेसिस पे? PV = nRT इक्वेशन के बेसिस पे। अब देखिए टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को क्या किया? कांस्टेंट, राइट। और ये आइडियल गैस कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ही है, ठीक, यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। और कहा कि नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट हो जाए, यानी मॉलिक्यूल इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाए, दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इफ दे कंटेन, यदि वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपने अंदर रखता है तो जो उसकी वॉल्यूम होगा ना, टू गैसेस विल ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम, उनकी जो वॉल्यूम होगी क्या होगी? सेम। देखिए कांस्टेंट, देन वॉल्यूम आल्सो कांस्टेंट।
यार भाई ये सब कांस्टेंट अगर कर दिया जाए तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होगा, होगा ही कांस्टेंट। तो वही तो इन्होंने बोला कि अगर ये सब कांस्टेंट हो जाए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यही लॉ है, सिंपल लॉ है। इसको लिखिए, प्रैक्टिस करिए।